वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स, धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की आज हमारी पहली क्लास है। तो आज हम क्या करेंगे कि बेसिक आज पूरा हम बताएंगे। टोटल बेसिक में आज की क्लास में आपको बता दूंगा कि इसके लिए आपको सवाल करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट पहले आपको बेसिक सीखना होगा। ये सवाल को करने के लिए पहले आपको बेसिक सीखना होगा। यदि आप बेसिक अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो ये सवाल आप एक सेकंड में कर लोगे। तो मैं आपको बेसिक से शुरू करता हूँ। जैसे हमारी आज की क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज की क्लास है। तो हम आज कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो बेसिक देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्या मेथड हो गए। तो पहला तरीका होगा रेशो से हम सवाल को सॉल्व कर रहेंगे। दूसरा तरीका होगा इफेक्टिव से, और तीसरा तरीका होगा ट्री से। ये 3 मेथड से हम सवाल को करेंगे कि आपको सवाल को करने के लिए क्या रेशो मेथड भी आना चाहिए, इफेक्टिव मेथड भी आना चाहिए और ट्री मेथड भी आना चाहिए। क्योंकि तीनों मेथड का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ सवाल होंगे जो आपको रेशो से इजी लगेंगे, कुछ सवाल होंगे जो आपको इफेक्टिव से इजी लगेंगे, और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको ट्री से इजी लगेंगे। तो यदि आप किसी एक विधि से कर रहे हो, रेशो से कर रहे हो या इफेक्टिव से कर रहे हो या ट्री से कर रहे हो, किसी एक विधि से करोगे तो आप सवाल कई ऐसे सवाल होंगे जो इफेक्टिव से इजी लगते हैं। तो आप रेशो से एक ही विधि सीखते हो तो आप कहीं कहीं मतलब गलत कर रहे हो, कहीं कहीं सवाल के गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको तीनों मेथड आने चाहिए। तो मैं आपको तीनों मेथड से सवाल को करना सिखाऊंगा। इफेक्टिव का मतलब होता है परसेंटेज से सवाल करना। जैसे प्रतिशत होता है, जैसे आपको मैंने प्रतिशत सिखा रखा है पहले। 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो हम इससे भी सवाल को करेंगे, प्लस रेशो मेथड से भी सवाल करेंगे, प्लस ट्री से भी सवाल करेंगे। और इसका इफेक्टिव का तो एक सूत्र होता है। मैं आगे आपको एक सूत्र भी बताऊंगा कि सूत्र से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100। 10% का मतलब क्या होता है 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। 20% का मतलब क्या होता है 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 20% का मतलब होता है 1/5। 25% का मतलब क्या होता है 25% का मतलब क्या होता है 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। 5% का मतलब क्या होता है 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब क्या होता है 5% का मतलब होता है 1/20। कुछ यदि आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे दिए जाए, स्पेशल फ्रैक्शन दे दो, जैसे 12 से 1/2, इसका मतलब क्या होता है 12 से 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। इसका मतलब 1/8 होता है। 16 से ही 2/3% ऐसे दे दिया जाए, इसका मतलब क्या होता है 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 1/6। और 14 से ही 2/7% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/7। 14 से ही 1/7% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1/7। 11 से ही 1/9% का मतलब क्या होता है 11 से 1/9% का मतलब क्या होता है 11 से 1/9% का मतलब होता है 11 से 1/9, इसका मतलब 1/9 होता है। इसका मतलब 1/9 होता है। 9 से 1/11 का मतलब क्या होता है 9 से 1/11% का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1/11 होता है। यदि इसी तरह आगे और भी आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे दिए, जैसे आप समझ लो 33 से ही 1/3, ये सभी मैंने पहले बता रखे हैं, प्रतिशत की क्लास में बता रखे। 33 से 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3 होता है। तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल करने में भी ये हेल्पफुल रहेगी आपके। तो आपको ये आना ज़रूरी है। तो ये प्रतिशत हो गया। तो प्रतिशत को ऐसे ये आपको याद करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल किस टाइप के आते हैं ये आप देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल को कैसे करना है। जैसे मैं बैंक में गया, मैं बैंक में गया और मैंने बैंक में 100 रुपये जमा किए। मैं बैंक में गया हूँ और मैंने बैंक में 100 रुपये जमा किए हैं। तो बैंक हमें क्या चक्रवृद्धि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पर ब्याज लगता है। तो मैं
मैं गया बैंक में और बैंक में मैंने 100 रुपये जमा किए। बैंक में मैंने कितने रुपये जमा किए? 100 रुपये जमा किए, वो भी 2 साल के लिए। 2 साल के लिए 2 साल के लिए मैंने 100 रुपये बैंक में जमा किए। तो बैंक मुझे क्या देगी? ब्याज देगी। तो 1 साल पे वो भी बैंक मुझे क्या 10% का ब्याज देती है। बैंक मुझे 10% का ब्याज देती है, वो भी 2 साल के लिए। तो 1 साल का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% कितना हो जाएगा? 100 का 10% 10 कैसे निकालते हैं? तो 100 का 10% कितना होता है? तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 10। तो पहले साल मुझे 10 रुपया ब्याज मिला, दूसरे साल क्या हो जाएगा? दूसरे पर इस 100 रुपये पे तो मुझे 10 रुपया ब्याज मिलेगा इसे, प्लस इस पे भी ब्याज मिलेगा। इस 10 का 10% निकालो, 10 का 10% कितना हो जाएगा? 10 का 10% 1 होता है। 10 का 10% 1 होता है। तो बैंक से मुझे 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? बैंक से मुझे 2 साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? तो 10, 10, 20 और 1, 21। तो हम मुझे टोटल कितना ब्याज प्राप्त हुआ? 21 रुपया मुझे बैंक से प्राप्त हुआ। टोटल मुझे 21 रुपया बैंक से प्राप्त हुआ। ये तो हमारा मूलधन क्या हो गया? हमारा मूलधन मैंने बैंक में कितना जमा कराया था? 100 रुपया जमा कराया था। अब बैंक से मुझे ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? तो 21 रुपया ब्याज मिला। तो मेरा टोटल मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। तो 100 रुपये मूलधन और 21 रुपये ब्याज, तो टोटल 121 रुपये हमारा मिश्रधन हो गया। ये मिश्रधन हो गया। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट को लॉजिक से ऐसे सोल्व करेंगे। और यदि सूत्र से सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र देखिए। इसका सूत्र होता है +x, ये प्लस x प्लस वाई और +x × y/100, ये इसका सूत्र होता है। ये इसका सूत्र होता है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% बैंक मुझे ब्याज देती है। बैंक मुझे कितना ब्याज देती है? 10% का ब्याज देती है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 10, प्लस y की वैल्यू भी 10, प्लस 10 × 10/100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 10 कितने हो जाएंगे? 10 और 10 20 और प्लस यहाँ पे 1। तो यह मुझे टोटल कितना ब्याज मिला? 21% ब्याज मिला। मुझे टोटल कितना ब्याज मिला? 21% ब्याज मिला। 21% ब्याज मिला। वो भी मुझे कितने साल का? 2 साल का मुझे 21% ब्याज मिला। यदि यहाँ पे 10 की जगह 20% ब्याज देती है, ऐसा होता तो सवाल को कैसे करते हैं? यदि इस 10 की जगह बैंक मुझे 20% का ब्याज देती है, बैंक मुझे 20% ब्याज देती है, तब उसका सूत्र क्या हो जाता? तब उसका सूत्र तो यही रहता। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता? x की जगह 20 आ जाता। 20 प्लस y की जगह 20 प्लस यहाँ पे 20 × 20, 20 × 20/100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाता। 20 और 20 40, 40 प्लस 2 और 2 4। तो मुझे टोटल कितना ब्याज मिला? 44 रुपया ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? तो 44 रुपया। यदि बैंक मुझे 20% ब्याज देती तो मुझे कितना रुपया ब्याज मिलता? 44 रुपया ब्याज मिलता। 10% ब्याज देती तब मुझे कितना रुपया ब्याज मिलता है? 21 रुपया मुझे ब्याज मिलता है। कितना रुपया? तो 21 रुपया मुझे ब्याज मिलता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, यदि हम अब रेशो से करते हैं, ये तो मैंने बताया सूत्र से कैसे सवाल को करते हैं, ये और लॉजिक से कैसे करते हैं वो मैंने बताया। अब हम बताएंगे रेशो से सवाल को कैसे सोल्व करते हैं। तो आप रेशो से देखिए, यदि मुझे दे दिया बैंक मुझे 10% का ब्याज देती है, तो हमारी दर कितनी आ गई? दर 10%। दर 10% आ गई। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। 10% का मतलब क्या होता है? तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा? मूलधन और मिश्रधन। तो मूलधन तो क्या हो जाएगा? मूलधन तो 10 हो जाएगा। और मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन 10 और 1 11, 11 हमारा मिश्रधन हो गया। ये तो 1 साल के लिए हुआ। यदि 2 साल के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा? 2 साल के लिए पूछे तो क्या हो जाएगा? तो ये 1 साल का तो 10 और 11 हो जाएगा। दूसरे साल भी क्या हो जाएगा? दूसरे साल भी 10 और 11 हो जाएगा। दूसरे साल भी 10 और 11। तो टोटल मेरा कितना हो गया? टोटल मूलधन कितना होगा? टोटल मूलधन 100 हो गया। और मिश्रधन कितना हो गया? मिश्रधन 121 हो गया। 11 में 11 को गुणा करोगे तो 121। और मूलधन कितना हो जाएगा? तो मूलधन हमारा 100 रुपया हमारा मूलधन हो जाएगा। हमारा मूलधन कितना हो गया? तो 100 रुपया हमारा मूलधन हो गया। और मिश्रधन कितना होगा? तो मिश्रधन 121। तो यही मैंने पहले आपको निकालना बताया था, ये मैंने आपको निकाल के बताया है। ये
कि ये मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन तो 100, मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन 121 हो जाएगा, वो 2 साल की ब्याज पर, वो 10% 2 साल के ब्याज पर। तो आप रेशो से कैसे करोगे, तो रेशो से ऐसे डायरेक्ट करोगे। रेशो से क्या हो जाएगा, ये दर दे रखिए 10%, 10% का मतलब 1/10 और 2 साल के लिए बात हो रही है, तो मूलधन कितना हो जाएगा 10 और मिश्रधन 10 पे 1 का 1 10 और 1 11, तो 11 मिश्रधन, ये 1 साल के लिए, दूसरे साल भी 10 और 11, तो ये मूलधन तो डायरेक्ट 100 और मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 21। तो मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट कैसे लिखता हूँ, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10% है तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, तो मूलधन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूलधन लिख लेते और यहाँ पे मिश्रधन लिख लेते। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग करो, 2 साल की बात हो रही है तो वर्ग करना है, 3 साल की बात हो रही है तो क्यूब करना है। तो यहाँ पे वर्ग करो, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 और 10 और 1 11, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा, 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। अब यदि 20% ब्याज होता, 20% दर हमारी 20% होती, तब क्या होता है, 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5 होता है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 और 5 और 1 6, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। ये हमारा मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। तो रेशो से करना और भी ज़्यादा ईजी है, रेशो से करना है और भी ज़्यादा इजी है। 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल की बात हो रही है तब वर्ग करना है, 3 साल की बात हो रही है तब हमें क्यूब करना है। यदि 25% की दर दी होती तो क्या होता, 25% की दर दी होती तो क्या होता, 25% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/4, इसका मतलब क्या होता है 1/4 होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। तो अब 2 साल की बात हो रही है तो 4 का वर्ग करो, मूलधन निकालना है और मिश्रधन निकालना है, हमें मूलधन और मिश्रधन निकालना है। तो हमारा मूलधन क्या होगा, मूलधन क्या होगा, 4 का वर्ग करो, 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 4 और 1 5, 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, मूलधन 16 हो गया और मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन 25 हो गया। तो इस तरह से यदि आगे और भी देखो, यदि 5% दर दे होती तब क्या होता, 5% दर दी होती 2 साल के लिए, 5% दर दी होती 2 साल के लिए, तब हमारा मूलधन और मिश्रधन के क्या होता। तो 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 1/20 होता है, 5% मतलब का मतलब क्या होता है 1/20 होता है, 5% का मतलब हमारा क्या होता है 1/20। तो 20 का वर्ग करो, 20 का वर्ग कितना हो गया 400 और 21 का 20 और 1 21, तो 21 का वर्ग करो, 21 का वर्ग कितना होता है 441। तो हमारा मूलधन तो क्या हो गया 400 और मिश्रधन क्या हो गया 441 हो गया। यदि स्पेशल फ्रैक्शन कुछ दे रखे होंगे, आपको कुछ स्पेशल फ्रैक्शन दे रखे होंगे तब आप कैसे करोगे, जैसे आप ले लेते हो 12 से 1/2 ले लो, 12 से 1/2 ले लो, 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/8 होता है। तब हमें मूलधन 2 साल के लिए हमें दर दे रखिए 12 से 1/2%, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो मूलधन क्या होगा, 8 का वर्ग करो, 8 का वर्ग क्या होता है 64 और 8 और 1 9, 9 का वर्ग करो, 9 का वर्ग कितना होता है 9 9 81 हो गया। ये हमने कितने साल के लिए बात करी थी, 2 साल के लिए बात करी थी। 2 साल के लिए कैसे निकालते हैं, तो ये वर्ग करते हैं, तो ये मूलधन और मिश्रधन निकालते हैं। यदि इसकी जगह 3 साल दिया होता, 3 साल दिया होता और हमें निकालना होता मूलधन और मिश्रधन, तो कैसे निकालते हैं। तो अब हम 3 साल के लिए देखते हैं, अब हम 3 साल के लिए देखते हैं। 3 साल, समय कितना है, समय 3 साल है, समय आपको दे रखा है, समय 3 साल है और 3 साल के लिए हमें दे रखा होता है, जैसे आपको दर दी हुई है 10% की दर दी हुई है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मूलधन ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 10% दे रखी है दर, वो भी 3 साल के लिए, 10% दे रखी है 3 साल के लिए, तो इसको कैसे करेंगे 10%, तो मूलधन तो क्या हो गया 10 और मिश्रधन क्या हो गया 10 और 1 11 हो गया। ये 1 साल के लिए हुआ, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ये 1 साल के लिए, दूसरे साल के लिए निकालो, दूसरे साल के लिए भी 10 और 11 हो जाएगा, तीसरे साल के लिए भी 10 और 11 हो जाएगा। टोटल कितना हुआ, ये गुणा करो 10 में, ये 10 का 3 बार गुणा करो तो ये 1000 हो गया और 11 का क्यूब करो, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है। तो 3 साल के लिए पूछे तो आपको क्या करना है, क्यूब करना है, 2 साल के लिए पूछे तो वर्ग करना है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये 10%,
10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह मूलधन तो कितना हो गया, मूलधन तो 1000 हो गया, क्योंकि 10 का क्यूब हो गया, और 10 और 1 11, 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, तो ये इसका क्यूब हो गया। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट ये किए बिना मैं डायरेक्ट 1000 और 1331 ये लिख सकता हूँ। अब यदि आगे देखो, आगे क्या दिया हो, यदि 20% दिया हो, यदि 20% दिया हो, 20% दिया हो दर 3 साल के लिए, 20% दर दी हो 3 साल के, तब इसका मूलधन और मिश्रधन क्या होगा, 20% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/5, इसका मतलब क्या होता है 1/5। तो 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। तो हमारा मूलधन तो क्या हो गया, मूलधन 125, और 5 और 1 6, 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो हमारा मिश्रधन क्या हो गया, मिश्रधन 216। यदि 3 साल, समय 3 साल दे रखा है तो क्यूब करना है, समय 2 साल दे रखा है तो आपको वर्ग करना है, ये बात आप याद रखना। यदि दे रखा हो आपको 25% दे रखा हो, तो 25% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/4 होता है, इसका मतलब 1/4 होता है। तो हमें मूलधन और मिश्रधन ज्ञात करना है, तो 4 का क्यूब, वो भी समय क्या कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है, तो 4 का क्यूब करो, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, 4 का क्यूब होता है 64, और 4 और 1 5, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो हमें क्या मिल गया, मूलधन मिल गया और मिश्रधन मिल गया। यदि आपको स्पेशल फ्रैक्शन दे रखे हो तो आप कैसे करोगे, यदि स्पेशल फ्रैक्शन दे रखे हो, यदि दे रखा हो, जैसे दे रखा हो समझ लो 12/1/2%, ये दे रखा हो, तो 12/1/2% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1/8 होता है, इसका मतलब क्या होता है 1/8। तो हमें मूलधन निकालना है और मिश्रधन निकालना है, और समय कितना दे रखा है, समय 3 साल दे रखा है। तो हमें मूलधन कैसे निकालोगे, तो 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और 8 और 1 9, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। तो हमारा मूलधन कितना हो गया, मूलधन 512 हो गया, और मिश्रधन कितना हो गया, मिश्रधन 729 हो गया। हम मूलधन और मिश्रधन को सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सूत्र से करना ज़्यादा हार्ड पड़ेगा, क्योंकि आप सूत्र लिखोगे, सवाल को सॉल्व करोगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा। तो समय कम समय लगाने के लिए आपको लॉजिक सीखना होगा। तो लॉजिक, ये आपकी लॉजिक है, तो इसलिए मैंने पहले परसेंटेज बताया था। अब मूलधन और मिश्रधन कैसे ज्ञात करते हैं वो मैंने बताया। अब आगे देखो, अब आगे हम देखते हैं, अब हम क्या है, सीआई को हम डायरेक्ट निकालना सीखेंगे। सीआई को कैसे निकालते हैं, सीआई के लिए मैं चार्ट बना के लाया, मैं आपको चार्ट दिखा लेता हूँ। ये चार्ट है, ये सीआई का चार्ट है। तो यदि दर हमें 2 साल की दे रखी हो, हमें 2 साल की दर दे रखी हो, तो आपको ये सब सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट आपको याद करने हैं, क्योंकि आप इसको एग्जाम में निकालने नहीं बैठोगे, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। आपको डायरेक्ट याद होगा तो आप सवाल में डायरेक्ट इसको पुट करके 1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। यदि आप इसको निकालने बैठोगे तो समय ज़्यादा लगेगा, तो आपको एग्जाम में समय को बचाना है, इसलिए आपको ये याद होने चाहिए। 2 साल यदि दे रखा हो, समय 2 साल दे रखा हो तो सीआई क्या होगा, समय 3 साल दे रखा हो तब सीआई क्या होगा, और समय 4 साल दे रखा हो तब सीआई क्या होगा। इसका मैंने चार्ट बना रखा है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद आप भी आपके चार्ट आप खुद ही आपके हैंडराइटिंग नोट्स में उतार ले। तो ये 1% का मतलब ये वैल्यू दे रखी है, 2% का मतलब 4.04, 3% का मतलब ये दे रखा है। तो ये सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू सभी आपको याद होनी चाहिए। 2 मिनट आप रुकना, 2 मिनट वेट। अब देखिए 2 साल की वैल्यू दी है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ये 30 तक मैंने वैल्यू लिख रखी है, 30 तक वैल्यू सभी निकाल के लिख रखी है। तो आपको ये मुझबान याद होनी चाहिए। तो आप जहाँ स्टडी करते हो वहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर अपना एक वाइट पेज पे लिख लेना, और फिर इसको चिपका लेना। तो आप रोज़ इसको देखोगे तो ये याद हो जाएगा। तो 2 साल का सीआई दर, ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये मैंने 30 तक लिख रखा है। तो आपको अधिकतम सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक ही पूछेगा, 30 से ज़्यादा का नहीं पूछेगा। तो ये आपको 30 तक याद होने चाहिए। 3 साल के लिए मैंने 20 तक लिख रखे, तो 3 साल के लिए 20 तक लिख रखे निकाल के, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, तो आप आपके डायरी में ये नोट कर लेना। 4 साल के लिए सीआई दर ये रहा, 4 साल का सीआई दर ये 5, 10, 15, 20, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जो इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है वही मैंने लिख के रखी है, तो इसको आप याद कर लेना।
इसको याद करना। इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, इसको रख लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। जैसे मैंने 2 साल का निकाला है, ये 2 साल का निकालना है 10% के लिए, हमें कोई वैल्यू दे रखी है 2 साल के लिए 10। मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मैं बैंक में गया और बैंक में मैंने पैसा जमा किया और बैंक मुझे 10% ब्याज देती है। बैंक मुझे 2 साल के लिए 10% ब्याज देती है। तो 10% की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एक्स प्लस y प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये इस सूत्र से निकालते हैं। ये सूत्र आप याद भी कर सकते हो। 10%, तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 प्लस y की वैल्यू 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 20 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये 21, तो ये 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 10% की वैल्यू 21 हो गई। 10% की वैल्यू कितने हो गई? 21 हो गई। यदि 20% की देखो, 20% की कैसे निकालेंगे? 20% दिया हो तो सूत्र लगाओ, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये सूत्र लग गया। अब 20% की वैल्यू लगो, 20 लिखो, 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100। ये मैंने लिख लिया। तो 20 और 20 कितने होते हैं? 40 प्लस ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो 40 और 4 44, ये हो गया। यदि आगे और देखो, यदि ये 30% की वैल्यू दे रखी हो, 30% की वैल्यू दे रखी है, तो 30% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 30% दे रखा है, तो 30% का मतलब क्या होता है? 30%, तो सूत्र लगाओ, सूत्र एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये सूत्र आ गया। 30 लिखो, 30 प्लस 30 इंटू 30 अपॉन 100। तो ये कितने हो गया? 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 और 30 60 और प्लस 3 3 9, ये 9। तो ये कितना हो जाएगा? 60 और 9 69। तो ये 30 की वैल्यू कितनी आ गई? 30 की वैल्यू 69 आ गई। 30 की वैल्यू 69 आ गई। तो अब आगे देखिए, तो हमारा अब आगे देखिए, ये 69 हो गया। तो अब हम सवाल पे ही देख लेते डायरेक्ट। हम अब सवाल ही देख लेते हैं, इसके सवाल ही कर लेते हैं। चलो, इसके लिए मैं कुछ आपको थोड़े और एग्जाम्पल बता लेता हूँ, क्योंकि ये सवाल करने के लिए एक एग्जाम्पल की भी ज़रूरत पड़ेगी। यदि मैं बैंक में गया और बैंक मुझे, वैसे ये तो वैसे ये CI दर ही है, ये CI दर ही है। तो CI दर कैसे निकालते हैं? तो वो मैंने CI दर बता दी। CI दर कैसे? 10% दे रखा हो तो 21, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है? यदि आपको याद नहीं है तो आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल लोगे। यदि आपको वैल्यू याद नहीं है तो आप इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेना, इस सूत्र के माध्यम से निकाल लेना। तो ये 20% की 2 साल के लिए ये 44, 30% की 2 साल के लिए कितनी आ जाएगी? 69 आ जाएगी। तो ये 2 साल के लिए मैंने बता दिया। यदि 3 साल के लिए निकालना तो कैसे निकालेंगे? चलो, मैं एग्जाम्पल 3 साल के लिए भी निकाल के बता लेता हूँ, क्योंकि 2 साल, ये सभी एग्जाम्पल 2 साल के लिए मैंने निकाल के बताया। एक 3 साल के लिए निकाल के देता हूँ। ये 10% ही वैल्यू ले लूँ, 10% वैल्यू ले लूँ। जैसे 10% की वैल्यू 3 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो 2 साल के लिए कितना आता है? 2 साल के लिए कितना आता है? तो 2 साल के लिए मैं एक बार निकालता हूँ। 2 साल के लिए सूत्र क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये सूत्र होता है, क्योंकि ये सूत्र 3 साल के लिए वैलिड नहीं होगा, 2 साल के लिए वैलिड है। और तीसरे साल के लिए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस सूत्र को 2 बार लगाना पड़ेगा। तीसरे साल निकालने के लिए इस सूत्र को 2 बार लगाना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू तो कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 10 प्लस वाई की वैल्यू 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 10 20 और प्लस 1 हो जाएगा। तो ये टोटल 21। ये तो क्या 2 साल की वैल्यू आ गई। अब तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? तीसरे साल के लिए ये सूत्र, इस सूत्र में वापस मान रखो, तो एक्स की वैल्यू तो 21 हो जाएगी और वाई की वैल्यू कितने हो जाएगी? वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी। वाई की वैल्यू 10 हो जाएगी प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये कितना हो जाएगा? 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 और 21 कितने हो जाएगा? 10 और 21 31 प्लस ये नीचे 10 का भाग दे रहे तो ये 2.1 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 31 और 2 33.1%। तो 3 साल के लिए वैल्यू कितनी हो गई? 3 साल के लिए CI दर कितनी हो गई? 33.1। तो ये 33.1 आ गया, 33.1 आ गया। तो 3 साल के लिए CI कैसे निकालते हैं? 33.1, ये इस तरह से निकालते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम सवाल को देखते हैं। अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। हम सवाल को देखेंगे सीधे। हम सवाल को देखते हैं। ये सवाल देखो। सवाल क्या है? 5,000 रुपये पर 5% की दर, 5,000 रुपये पर कितने की दर है? 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो इन सवालों को हम 3 तरीके से करके बताएंगे। हम रेशो मेथड से भी करेंगे, ट्री मेथड से भी करेंगे और लॉजिक से भी करेंगे। अब 5,000 रुपये पर 5% की दर, 5% की दर कितने के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए क्या है? 2 वर्ष का 5% कितना होता है? 2 वर्ष का 5% कितना होता है? तो आप सूत्र ये देखो, 2 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 5% होता है 10.25। ये 10.25, 2 वर्ष का 5% 10.25। तो इसकी वैल्यू 2 वर्ष का 5% कितना होता है? 10.25 होता है। 2 वर्ष का 5%, यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ। 2 वर्ष का 5% कितना होता है? तो इसका होता है 10.25। 2 वर्ष का 5%, मैं आपको ये चार्ट भी बताता रहूँगा। 2 वर्ष का 2 मिनट 2 वर्ष का 5%, 2 वर्ष का 5% कितना होता है? तो 10.25 होता है। 2 वर्ष का 5% कितना होता है? तो 10.25 होता है। ये इसको हटा लेते हैं। इसका 2 वर्ष का 5% 10.25 होता है। तो हमें क्या निकालना है? 5,000 रुपये पे निकालना है। तो 5,000 का 10.25% कितना होता है? तो ये 2 जीरो, ये पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो लगाओ। ये 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो। अब इसको काटो। ये कितने बार कटेगा? ये कितने बार कटेगा? ये डायरेक्ट मैं गुणा कर लेता हूँ। 5 का 5 से गुणा किया, 5 5 25, 2 हासिल, 5 2 की 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12 और 1 5 5, ये 5 आएगा। और नीचे कितना है? नीचे 1 जीरो है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लो। तो 512.5 इसका आंसर आ जाएगा। 512.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछ रहा था? सवाल पूछ रहा था 5,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष का 5% कितना होता है? 2 वर्ष का 5% होता है 10.25 होता है। तो अब 5,000 का 10.25% निकालो। 5,000 का 10.25% निकाल लो। तो ये 5,000 इंटू 10.25 अपॉन 100, 2 ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो लगाए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 का यहाँ पे गुणा कर लिया और 10 का भाग दिया। तो 512.5 इसका आंसर आ गया। 512.5 इसका आंसर आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं? रेशो मेथड से करते हैं। रेशो मेथड से करते हैं। रेशो मेथड से देखिए, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब 1/20 होता है। 5% का मतलब 1/20 होता है। तो हमारा मूलधन तो क्या हो गया? मूलधन तो क्या हो गया? ये 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं? हम वर्ग करते हैं। 2 वर्ष के लिए वर्ग करते हैं। तो मूलधन क्या हो गया? 20 का वर्ग करो, 20 का वर्ग 400 हो जाएगा। और 20 और 1 21, तो 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 21 का वर्ग कितना हो जाएगा? 441। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? इन दोनों के मध्य डिफरेंस कितने का है? ये 400, ये 441। तो डिफरेंस 41 का डिफरेंस है। 41 का डिफरेंस है, तो 41 का डिफरेंस है। ये 400 की वैल्यू दे रखी है 5,000। 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400 की वैल्यू 5,000 दे रखी है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 41 की वैल्यू निकालनी है। तो 41 की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे? 400 की वैल्यू दे रखी है 5,000 और हमें 41 की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? ये 400 को नीचे भाग में ले आएंगे और इंटू 41 कर लेंगे, इंटू 41 कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इससे ये काटो, ये कितने बार कटेगा? ये कितने बार कटेगा? 2 के पाड़े से मैं काट लेता हूँ। 2 2 की 4 और 2 2 की 4 और 5 2 की 10। 25 का गुणा 41 से करो। 25 का गुणा 41 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 से कम 25 5 और 25 से कम 25 5 और हासिल है 2। 25 से कम 25 25 2 50, 25 से 25 तो 25 चौक 100 और ये 102 हो जाएगा। 102 हो जाएगा। 102। फिर ये 5 2 की 10 और 1 2 2 1 बन 2 की 4 और पॉइंट 5, 512.5। ये 2 से काटो, ये 5 2 की 10 और 1 2 2 1
और बंदू की 4 और 1 बचा तो पॉइंट लगाओ 0, तो 5 दू की 10, तो 512.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो रेशो मेथड से ऐसे करेंगे सवाल को और लॉजिक से ऐसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्री से कैसे करेंगे, ट्री को सवाल को कैसे करेंगे। 5,000 रुपये दे रखा है तो हम इसको यहाँ पे करते हैं। 5,000 रुपये दे रखा है तो इसे 2 साल के लिए दे रखा है, 2 साल के लिए 5% की दर पे। तो 5,000 का 5% निकालो। 5,000 का 5% कितना होता है? 5,000 का 5% कितना होता है? 5,000 का 5% होगा 250। 5,000 का 5% कितना होगा? 250। कैसे निकालेंगे? तो 5,000 का 5%, ये तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 25 और पीछे 0 आ जाएगा। तो 5,000 का 5% कितना हो जाएगा? तो 250 हो जाएगा। ये 1 साल के लिए। दूसरे साल के लिए कितना हो जाएगा? दूसरे साल के लिए 5,000 का 5% तो 250 और प्लस अब इसका भी 5% निकलेगा। इसका 5% निकालो, कितना हो जाएगा? इसका 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? इसका 5% निकालो, 250 का 5%। मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ 250 का 5%। तो ये कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 5 दू की 10 और 2 से ये काटो, 2 से कितने बार कटेगा? 1 दू 1 और बंदू की 4 और 1 बचा, पॉइंट लगा और 5 दू की 10, तो 12.5 हो गया। 12.5 हो गया। तो अब इसको टोटल करो, कितना? 200 200 400 400 और ये 500 500 12.5, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 512.5। तो तीनों विधियाँ आसान है, आप तीनों विधियों से सवाल को सॉल्व करना सीखिए। तीनों विधियाँ आसान है क्योंकि ये ट्री मेथड है, ये लॉजिक है और ये रेशो मेथड है। तो आप जो आपको उचित लगे उस विधि से आप इस सवाल को करिए। अब नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल, अब मैंने आपको ये बताया कि जहाँ पे 400 हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, तो चक्रवृद्धि ब्याज इसकी वैल्यू तो 5,000 दे रखी है, तो हमें यहाँ पे बीच की वैल्यू क्या निकालने की आवश्यकता पड़ी। तो आप देख सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज किससे निकालते हैं? तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन, यह सूत्र होता है। तो आप ये इसकी वैल्यू 5,000 तो इसकी वैल्यू निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये हार्ड पड़ेगा तो मैंने डायरेक्ट ये माइनस करके निकाल लिया। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, फिर मिश्रधन में से मूलधन माइनस करो तो भी ये आंसर आ जाएगा। वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे ही कर लो, यहाँ पे मिश्रधन ये रहा, ये मूलधन है, तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा लो तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र यह रहा, चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ये मिश्रधन रहा, ये मूलधन रहा, तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस किया। अब आगे का सवाल देखो। आगे का सवाल क्या है? 10,000 रुपये पर 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 3 वर्ष का 10% कितना होता है? 3 वर्ष का 10%, 3 वर्ष का 10% होता है 33.1। 3 वर्ष का 10% कितना होता है? 33.1। क्या होता है बताओ मैं आपको। 3 वर्ष का 10%, 3 वर्ष का 10% कितना होता है? 33.1। तो मैंने यहाँ पे 3 वर्ष का 10% लगा लिया कि 33.1। तो अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है? 10,000 पर, 10,000 पर वैल्यू निकालनी है। 10,000 का 33.1 निकाल लो, 33.1 अपॉन 100 लगा लो, अपॉन 100। तो यहाँ पे एक पॉइंट हटेगा, ये 0 लगा लो। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, आप गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा? गुणा कर लो तो 3 3 1 और 0, 3310 इसका आंसर आ गया। 3310 इसका आंसर आ गया, ये 3310 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल को करना है। अब मैं आपको ट्री मेथड से सिखा लूँ या रेशो मेथड से, क्योंकि मेरे पास जगह भी कम है, तो चलो मैं रेशो मेथड से बता लेता हूँ। रेशो मेथड 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमारा मूलधन तो कितना हो गया? मूलधन तो कितना हो गया? मूलधन हमारा 2 वर्ष, यहाँ पे 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है, तो मूलधन कितना हो जाएगा? ये 10 का क्यूब कर लो, 10 का क्यूब 1000, तो मूलधन तो 1000 हो गया। अब 10 और 1 11, 11 का क्यूब कितना होता है? 11 का क्यूब 1331, 11 का क्यूब 1331 होता है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करो, तो 1331 में से 1000 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 1000 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? 331 आ जाएगा, 331 आ जाएगा। अब 1000 की वैल्यू दे रखी है, 1000 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10,000 की वैल्यू दे रखी है 10,000।
1000 की वैल्यू 10,000, तो इसमें कितना का गुणा कर हो रहा है, 10 का गुणा कर रहा हो रहा है, तो यहाँ पे भी 10 का गुणा कर लो, यहाँ पे भी 10 का गुणा कर लो, तो यहाँ पे 10 का गुणा करने पे कितना आ जाएगा, 33 10 इसका आंसर आ जाएगा, 33 10 इसका आंसर आ जाएगा। अब ट्री मेथड से कैसे करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जगह भी नहीं, अब मैं करूँ क्या, अब मैं यहाँ पे इस आपको बता लेता हूँ। ट्री मेथड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 दे रखा है, तो यहाँ पे 10,000 लिख लो, 10,000 लिख लो। अब बात कितने की हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, तो हम 3 साल में डिवाइड कर लेंगे। अब इसका 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 10,000 का 10% होता है 1,000, तो पहले साल तो मुझे 1,000 ब्याज 1,000 रुपया मिलेगा। दूसरे साल कितना मिलेगा, दूसरे साल 10,000 का 10% तो मिलना ही है, 1,000 तो मिलना ही है। अब 1,000 का 10% निकालो, 1,000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, 100, तो मुझे ये 100 भी मिलेगा। अब इस तीसरे साल देखो, तीसरे साल 10,000 का 10% निकालो, 10,000 का 10% 1,000 होता है। अब इस 1,000 का 10% निकालो, 1,000 का 10% कितना होता है, 100, और फिर इसका इस 1,000 का 10% निकालो, इस 1,000 का 10% ये भी 100, और 100 का 10% निकालो, 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 10% 10 होता है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। हमें मूलधन राशि तो जमा करी है, मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा, प्लस इसका भी ब्याज मिलेगा, फिर तीसरे साल इसका भी ब्याज मिलेगा, इसका भी ब्याज मिलेगा, और इसका भी ब्याज मिलेगा। अब इसको टोटल करो, 1,000 2,000 और ये 3,000, ये 3,000, ये 300 और 10, तो टोटल कितना 3,310 रुपये हमें ब्याज मिलेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है, ये बात याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज पे हमें ब्याज पे ब्याज मिलता है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है 7,500 रुपये पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, हमें अब चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो बात 2 साल की हो रही है, तो 2 साल का 8% कितना होता है, 2 वर्ष का 8%, 2 वर्ष का 8% कितना होता है, 2 वर्ष का 8% हम चार्ट में देखते हैं, 2 वर्ष का 8%, 2 वर्ष का 8% तो 16.64 होता है, 2 वर्ष का 8% कितना होता है, 16.64 होते हैं। तो अब 2 वर्ष का 8% 16.64, तो अब हमें कितना का 75 रुपये, 7,500 रुपये पर 16.64% में हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट से 2 पॉइंट्स हटाइए और 2 जीरो लगाए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करें। अब ये काटो, ये कितने बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 25 या 75 और 25 चौक 100, 25 या 75 और 25 चौक 100। अब ये 4 से काटो, 25 या 75 और 25 चौक 100। अब 4 से ये काटो, कितने बार कटेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 5 6 2 बचे, तो 4 छंक ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। अरे हमें क्या पूछा, हमें क्या पूछा, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन कैसे निकालेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन हमें निकालना है। तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए मूलधन प्लस ब्याज, मिश्रधन निकालने के लिए कितने क्या करेगा, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन तो अपने आप में 100 होता है, मूलधन अपने आप में 100 होता है, 100 प्लस ब्याज, ब्याज कितना हो गया 16.64, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 116.64 हो गया, टोटल 116.64 हो गया। तो ये वैल्यू कितने हो जाएगी, 116.64 हो जाएगी। तो आप 4 से इसको काटो, तो 4 से इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा, ये कैंसिल करो, 4 से इसको काटो तो 4 दूकी 8, 4 दूकी 8, 9 10 11, 3 बचा तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो अब आगे कितने बार कटेगा, 1 चौक 4, अरे 2 मिनट, 1 चौक ये 2 9 और 1 चौक 4 5 6 2 बचा, 24 बचा, तो 6 चौक 24, तो 2,916 बार कटेगा, 2,916 बार कटेगा। तो ये कितने बार कटेगा, 2,916 बार कटेगा, ये 2,916 बार कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, 2,916 में 3 का गुणा करेंगे, 2,916 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा, 36 18 का 8 हासिला 1 1 3 और 1 4 और 9 27, 9 क्या हो जाएगा, 9 27 हो जाएगा, 27 और 1 9 27, 27 का 7 और हासिला 2, तो 1 3 बताइए 6 6 7 8 हो जाएगा। तो 8,748, तो 8,748 ये रहा, तो इसका आंसर ये रहा।
8,748 ये रहा। तो इस तरह से आपको ये सवाल आप प्रैक्टिस से आएंगे, आपको ये सवाल प्रैक्टिस से आएंगे। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा सीखोगे। तो सीधी सी बात है, ये सवाल आप जितने प्रैक्टिस करोगे तो इतना जल्दी करोगे। अब नेक्स्ट हम इसको रेशो से भी करके बताते हैं। रेशो से बताओ या ट्री से बताओ? चलो मैं ट्री से बता लेता हूँ, एक विधि से बता लेता हूँ। 7,500 है, 7,500 है तो 7,500 और इसको 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल 8%। तो 7,500 का 8% निकालो, कितना होता है? 7,500 का 8% निकालो तो 8×5 = 40, 8×5 का 0 हासिल है 4, 7 × 56, 56 और 4 60। तो ये 7,500 का 8% कितना हो गया? 600। ये एक साल का, दूसरे साल का भी कितना हो जाएगा? दूसरे साल का भी 600 हो गया। अब इस 600 का 8% निकालो, 600 का 8% कितना होता है? 600 का 8% 6×48, 6×48 हो जाएगा, 6×48 हो जाएगा। तो 6×48 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 6 और 6 12, तो 1248 हो गया, टोटल 1248। तो हमें कितना ब्याज कितना मिल गया? 1248 ब्याज मिल गया। और मूलधन कितना है? मूलधन 7,500 है। तो हमें क्या निकालना है? चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना है। तो चक्रवर्ती मिश्र धन क्या कैसे निकालेंगे? मूलधन में ये जोड़ लोगे, 7,500 में 1248 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 7,500 में 1248 ये जोड़ोगे कितना हो जाएगा? ये 8, ये 4, 5, 6, 7 और ये 7 और 1 8, तो 8,748 हो जाएगा, 8,748 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 8,748। तो इस तरह से आप दो से तीन वीडियो से आप सवाल को कर सकते हो। रेशो मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा कुछ बता लेता हूँ। 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब क्या होता है? 8% का मतलब होता है 2/25 होता है। तो हमें मूलधन तो कितना हो जाएगा? मूलधन आप 2 वर्ष की बात हो रहा है तो 25 का वर्ग करो, 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। और 25 और 2 27, 27 का वर्ग कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। इसका 729 हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 7,500 दे रखी है, 625 की वैल्यू दे रखी है 7,500, 625 की वैल्यू दे रखी है 7,500 और हमें 729 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप 7,500 में 625 का भाग दे दोगे और 729 का गुणा कर लोगे तो इसकी वैल्यू भी 8,748 आ जाएगी, 8,748 आ जाएगी। अब नेक्स्ट सवाल करो, नेक्स्ट सवाल। अब मैं आपको एक एक विधि से ये सवाल बताऊंगा क्योंकि समय इसमें ज़्यादा लग रहा है, 2-3 वीडियो से करने में समय को ज़्यादा लग रहा है। तो मैं आपको एक एक विधि से इस सवाल को बता देता हूँ कि कैसे करोगे। 1,500 रुपये पर 4% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हमें 1,500 रुपये पर 4%, वो भी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए निकालना है। तो आप कैसे करोगे? 3 वर्ष का 4% कितना होता है? हम चार्ट में देखते हैं। 3 साल का 4% कितना होता है? 12.48। 3 साल का 4% 12.48। तो 4% कितना होता है? 3 साल का 4%, इसका वैल्यू है 12.48। तो ये क्या है कि लगभग 12.5 मतलब 12.5 के बराबर है। 12.5 का मतलब 1/8 होता है। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8 होता है। तो 1/8 होता है तो 1,500 का 1/8 निकाल लो, 1,500 का 1/8 निकालो तो कितने बार कटेगा? ये कितने बार कटेगा? 1 तो 8, तो ये कितना बचा? 5 6 7 70 बचा। तो 70 बचा तो ये कितने बार? 8 8 64, 8 8 64 तो 6 बचा, 7 8 56, तो ये 4 बचा। तो 8 5 पॉइंट लगाओ तो 0, तो 8 5 40, तो 187.5 इसका आंसर आ जाएगा। 187.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये इसका आंसर आ जाएगा 187.5 इसका आंसर आ जाएगा, 187.5 इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से आपको करना है, 187.5 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, मैं अब एक एक विधि से आपको सवाल को बता रहा हूँ। जैसे आप इसको जैसे आप ट्री मेथड से भी आपको बता लेता हूँ। ट्री मेथड क्या है? 1,500 दे रखा है, 1,500 दे रखा है तो इसका 4% निकालो। 1,500 का 4% कितना हो जाएगा? 15 चौक 60, 15 चौक 60। तो पहले वर्ष भी 60, दूसरे वर्ष भी 60, तीसरे वर्ष भी 60। अब क्या दूसरे साल क्या होगा? इस पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसका 4% निकालो। इसका 4% कैसे निकालोगे? इसका 4% क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.4 हो जाएगा, 2.4। अब इसका तो 2.4 हो जाएगा और इसका निकालो 2.4 का 4%, ये कितना हो जाएगा? 2.4 का 4%,
ये वैल्यू 0 तक आ जाएगी। तो ये इसको सोल्व करोगे तो इसका मतलब भी 187.30 ही आएगा, क्योंकि 1 चंक 2 चंक 18 180, तो 180 तो ऊपर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, 180 से ऊपर ही वैल्यू आ जाएगी। और ये 2.4 2.4 2.4, तो ये तो सबसे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, ये तो नहीं होगी। तो ये इसका आंसर है। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाना है आपको एग्जाम में। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, 5,000 रुपये पर 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो ये 5,000 का 8% निकालो, जो वो भी 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष का 8% कितना हो जाएगा, 2 वर्ष का 8%। 2 वर्ष का 8% कितना होता है, हम चार्ट में देख लेते हैं। 2 वर्ष का 8%, 2 वर्ष का 8% कितना होता है, 16.64 होता है। 2 वर्ष का 8% 16.64 होता है। तो अब हमें कितना निकालना है, 5,000 × 16.64 अपॉन 100। इसका 5,000 का 16.64% निकालना है। तो 5,000 × 16.64 अपॉन 100, ये पॉइंट हटाए, 2 जीरो लगाए, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लिए। अब इसका गुणा करवाओ, इसका गुणा करवाओ, इसका गुणा करवाओ। ये मैं डायरेक्ट 5 2 की 10, अब 2 से ये काटो, कैंसिल करो, कितना बार कटेगा, 2 1 2 2 8 2 की 16 और 1 2 की 4 3 2 की 6 1 2 की 4, 832 इसका आंसर आ जाएगा। 832 इसका आंसर आ जाएगा। 832 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। यदि ट्री मेथड से करना है, ट्री मेथड से कैसे करेंगे, ये 5,000 तो है ही सी, 5,000 तो है ही सी, और 5,000 तो वो 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की। तो 5,000 का 8% निकालो, 5,000 का 8% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 5 40, तो ये हो जाएगा 400। और सेकंड साल भी 400 मिल जाएगा। और ये 400 का 8% निकालो, 400 का 8% कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32 ये हो जाएगा। तो 400 और 400 800 और 832, तो हमें टोटल कितना 832 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 832 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, राम ने 4,000 रुपये की राशि 12 से 1/2% की दर से उधार ली, तो बताओ वह 2 वर्ष के बाद कुल कितनी राशि लौटाएगा। वह 2 वर्ष के बाद कितनी राशि लौटाएगा, ये हमें सवाल पूछ रहा है। तो हमें ये याद करना है, 4 वर्ष 4,000 रुपये। तो हम इसको सीधे ट्री मेथड से कर ले, ट्री मेथड से आसान रहेगा, क्योंकि 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है, 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। तो इसको मैं रेशो से ही कर लेता हूँ, रेशो से कर लेता हूँ। तो ये 2 वर्ष की बात हो रही है, यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रही है, 12 से 1/2, तो 2 वर्ष की बात हो रही है। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और 8 और 1 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, 9 का वर्ग 81 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 4,000, तो ये 64 की वैल्यू दे रखी है 4,000, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 81 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे, 64 की वैल्यू तो 4,000 दे रखी है, 64 की वैल्यू दे रखी है 4,000, और हमें 81 की वैल्यू निकालनी है। तो 64 को नीचे भाग में ले आओ और 81 को गुणे में ले आए। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। तो मैं इसको किसके पाड़े से, 8 के पाड़े से काट लेता हूँ, मैं इसको 8 के पाड़े से काट लेता हूँ। 8 8 64 हो जाएगा, और 8 5 40 हो जाएगा, और 0। अब इसको मैं काट लेता हूँ, किसके पाड़े से काटूँ, इसको 8, ये अब मैं गुणाई करवा लेता हूँ डायरेक्ट, इसको गुणाई करवा लेता हूँ। ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो तो पीछे आने ही हैं, ये 1 5 5 5 और 8 5 40, ये 40,500 आ गया अपॉन 8। तो अब इसको कैंसिल करो, 8 5 40 और अब 0 1 और कितना हो जाएगा, 6 8 48, 6 8 48, 50 50 2 बचा, तो 1 8 8 8 16 16, तो 4 बचा, तो पॉइंट लगा 0, तो 8 5 40, तो 5,062.50। तो इसका आंसर 5,062.50, ये इसका आंसर आ जाएगा, 5,062.50 ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल का आंसर निकालना है। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। आप इसको, ये मैंने रेशो मेथड से बता रखा है, आप इसको लॉजिक से और ट्री मेथड से आप खुद ही कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, 5,000 रुपये पर 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमें अब क्या निकालना है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो हम इसको डायरेक्ट ट्री मेथड से कर लेते हैं।
ये 5000, यहाँ पे मैंने क्या रेशो मेथड से बताया। मैं एक एक विधि प्रत्येक सवाल में बता लेता हूँ ताकि आपकी सभी विधियाँ कंप्लीट हो जाए। तो ये अब मैंने रेशो मेथड से बताया, अब मैं ट्री मेथड से बता रहा हूँ। 5000 ये दे रखा है, वो भी 2 वर्ष की हमें बात करनी है, तो वो भी 5% पर। तो 5000 का 5% निकाला। 5000 का 5% कैसे निकालते हैं? 5000 का 5% अपॉन 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 25, ये 250 हो जाएगा। और दूसरे साल भी 250 ही हो जाएगा। इस 5000 का 5% 250 ही आ जाएगा। अब इसका भी 5% निकालो। इसका 5% क्या हो जाएगा? 250 का 5% अपॉन 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 2 की 10 हो जाएगा। 2 से ये काटोगे तो कितना कटेगा? 1 2 2 1, 1 2 की 4, और पॉइंट लगाओगे तो 1 आ जाएगा, 0, तो 5 2 की 10, तो 12.5 आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? हमें अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे निकालोगे? तो ये 250 है, ये 250, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 12.5 का अंतर है। कितने का अंतर है? 12.5 का अंतर है। तो इसकी वैल्यू कितने आ गई? 12.5, इसका आंसर आ गया। 12.5 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? 64,000 रुपये पर 12 से 1/2% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हमें क्या निकालना है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम इसको डायरेक्ट ट्री मेथड से ही कर ले, ट्री मेथड से कर ले या लॉजिक से करें, आप बताओ। इसको मैं ट्री मेथड से ही कर लेता हूँ। ये 64,000 दे रखा है, तो इसका 12 से 1/2% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। मतलब प्रत्येक विधि आसान है। आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना विधियों का आप इनपुट कर पाओगे। ये 1/8 होता है। तो हमें क्या निकालना है? 64,000 का 12 से 1/2%, तो इसका 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। तो 64,000 का 1/8 निकालो, कितना हो जाएगा? यह 8 से सीधा कैंसिल हो जाएगा। 8 से 8 8 64, 8 8 64, तो यह 8000 हो जाएगा। और दूसरे वर्ष भी यह 8000 हो जाएगा। अब इस 8000 पे 8000 का 1/8 निकालो। 8000 का 1/8 निकालो, यह 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 और 1 17, तो टोटल हमें कितना? 17,000 चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो 17,000 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो ये 17,000 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्यों? 8 और 8 16,000 और 16 और 1 17,000, तो 17,000 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब नेक्स्ट देखो, यदि नेक्स्ट हम इसको निकाल लेते हैं, उस विधि से भी निकाल लेते हैं, जैसे रेशो मेथड से। इसका 1/8 होता है 2 वर्ष की, तो 8 का वर्ग 64 और 8 और 1 9 का वर्ग कितना होता है? 81। हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 81 में से 64 माइनस करो। 81 में से 64 माइनस करो। 81 में से 64 माइनस करो। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 81 में से 64 माइनस करो तो 17 आ जाएगा। 64 की वैल्यू दे रखी है 64,000। 64 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64,000। ये कितना? ये 1000 का यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो इसका भी 1000 का गुणा कर लो। इसका 1000 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 17,000 इसका आंसर आ जाएगा। 17,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कोई राशि है वो 14 से 2/7% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 51,200 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा? यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मूलधन क्या होगा ये निकालना है। तो 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है? 14 से 2/7% का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। 1/7 होता है। तो मूलधन क्या हो गया? अब यहाँ पे 3 वर्ष की बात कर रहा है। 3 वर्ष की बात कर रहा है, हमेशा 3 वर्ष की बात कर रहा है तब तो क्यूब निकालना है। 1 वर्ष और 2 वर्ष की बात करें तब वर्ग निकालना है। तो 7 का क्यूब निकालो। यहाँ पे मूलधन क्या हो जाएगा और मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन 7 का क्यूब निकालो। 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब 343 होता है, और 7 और 1 8। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब 512 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। अब यहाँ पे 512 की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 3 वर्ष बाद मतलब बाद की वैल्यू दे रखी है 512, ये 51,200। 512 की वैल्यू दे रखी है 51,200 ये दे रखी है। तो ये इसका कितना गुना है? ये 100 गुना है। तो इसका भी 100 गुना कर लो। इसका भी 100 गुना कर लो। इसका भी 100 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 343 और पीछे 2 0 लगेगा, 2 0 लग जाएगा, तो 343 2 0, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है कोई राशि 10%, कोई राशि वो 10% की दर से उधार दी जाती है। कोई राशि वो कितने प्रतिशत? 10% की दर से उधार दी जाती है, और 3 वर्ष के अंत में
1331 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ उधार दी गई राशि क्या है, बताओ उधार दी गई राशि क्या है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। तो हमें 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है, तो हमें मूलधन निकालना है और मिश्रधन निकालना है। तो मूलधन क्या हो जाएगा, 10 का क्यूब करो, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000, और 10 और 1 11, 11 का क्यूब करो, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1331। और ये बोल रहा है कि 3 वर्ष के अंत में 1331, 3 वर्ष के अंत में। तो ये मिश्रधन की वैल्यू दे रखी है 1331। ये कितना गुना है, ये 1 गुना है। तो इसका भी 1 गुना कर लो, इसका भी 1 गुना करोगे तो 1000 ही आएगा, 1000। तो 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 1000 इसका आंसर आ जाएगा, 1000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आ गया 1000 आंसर, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। यदि आप उस मैंने चार्ट बताया था उसके माध्यम से करना चाहते इसको कैसे कर सकते हो, मैं आपको उससे भी बता लेता हूँ कि उसका मतलब 3 वर्ष की बात कितनी हो रही है, 3 वर्ष की, और 10%। तो 3 वर्ष का 10% कितना होता है, हम चार्ट में देखते हैं 3 वर्ष का 10% कितना होता है। 3 वर्ष का 10%, 3 वर्ष का 10%, 3 वर्ष का 10% होता है 33.1। तो 3 वर्ष का 10% होता है 33.1। तो हमें ब्याज कितना हो रहा है 33.1। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन तो हो गया हमारा 100, मूलधन तो हमारा 100 हो गया। ब्याज कितना है, ब्याज हो गया 33.1, ब्याज कितना हो गया 33.1 हो गया। तो हमारा मिश्रधन क्या हो जाएगा, हमारा मिश्रधन कितना है, मिश्रधन यह है 1331। मिश्रधन कितना है 1300, मिश्रधन कितना है 1331, मिश्रधन कितना है 1331। तो ये 0.1 है, तो ये 0.1 आ जाएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 10 गुना हो जाएगा, मिश्रधन 10 गुना हो जाएगा। तो ये 1331 हो जाएगा। तो इसका भी 10 गुना कर लो, इसका 10 गुना कर लो क्या, तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1000, इसका आंसर आ जाएगा। तो आज के सवाल में हमने क्या देखा, आज के सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे। चक्रवृद्धि ब्याज, ये रीट लेवल 2 में ये चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल पूछे जाते हैं। कोई 1-2 सवाल तो आते ही है हर रीट में। तो ये सवाल को आपको लॉजिक से करना है, बिना किसी सूत्र से। मैंने आपको आज एक भी सूत्र नहीं बताया, आपको कुछ मैंने सूत्र बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज और वो तो आपको आसान वे में याद रखना है। और आपको क्या याद रखना है, ये चार्ट, आपको ये चार्ट याद रखना है। ये चार्ट आपको याद हो गया तो आप डायरेक्ट सवाल को कर लोगे, वरना आपको सूत्र से निकालना पड़ेगा। वो सूत्र क्या था, वो सूत्र था +x + y अपॉन 100। ये सूत्र याद करना पड़ेगा। ये सूत्र याद होगा तब आप ये प्रतिशत निकाल पाओगे। तो आप एग्जाम में ये सूत्र लगा के प्रतिशत निकालने नहीं बैठोगे, आपको डायरेक्ट ये वैल्यू CI दर याद होनी चाहिए। तो ये CI दर आप याद कर लेंगे, ये CI दर ये आप याद कर लेना। और प्लस बाकी तो कुछ था नहीं, बाकी तो ये लॉजिक ही थे। तो आपको यदि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, या वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखना। तो वीडियो आपको आसानी से प्रत्येक सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रत्येक सवाल को 2 से 3 मेथड से आपको समझा रखा है। और मुझे काफ़ी जगह कम थी, तो इसलिए मैंने पीछे एक मेथड से ही समझा रखा है। तो मैंने यहाँ पे 3 मेथड एक साथ समझा रखे थे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।